हेलो फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो हमको डेटर्स मेथड से करना है। जैसे हमने पहले अभी किया था, जब प्रॉफिट दिया था तब स्टॉक डेटर्स मेथड कैसे यूज करना है, याद है अपने लोडिंग की बात की थी। लोडिंग के लिए अलग से अकाउंट ट्रांसफर करते जाना। ऐसी अभी स्टॉक मेथड में, डेटर्स मेथड, नॉट स्टॉक डेटर, डेटर्स मेथड में कैसे हमको सेम क्वेश्चन को लोडिंग के साथ करना है। तो फ्रेंड्स क्या होगा, तो डेटर्स मेथड में आपको पता है दो क्या होते हैं, दो अकाउंट बनते हैं, एक ब्रांच अकाउंट, एक डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स अकाउंट तो एज इट इज बनेगा, बट ब्रांच अकाउंट में जब हम गुड्स ट्रांसफर करते हैं या ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, उसमें हम विद लोडिंग लिखेंगे, माने इनवॉइस प्राइस पे ट्रांसफर करेंगे। अंडरस्टूड। और जब इनवॉइस प्राइस पे ट्रांसफर करेंगे तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हम लोग उस इनवॉइस प्राइस पे जो इंक्लूड कर रखा है उसकी अपोजिट साइड उसके लोडिंग के इफेक्ट डाल देंगे। जैसे एग्जाम्पल के मैं फिर से समझाता हूं। स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, तो उसके ऊपर जो भी लोडिंग होगी वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी। अलग से स्टॉक जब अकाउंट नहीं बनाना है। अगर स्टॉक जब अलग से बनाना पड़ जाए या अलग से लोडिंग अकाउंट बनाना पड़ जाए तो वो स्टॉक डेटर्स मेथड हो जाता है, बराबर ना। स्टॉक डेटर्स मेथड नहीं करना हमको, उसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बना के वहां कर देते हैं। यहाँ पे तो खाली अपन लोडिंग करके अपोजिट साइड लिख देंगे, जिधर भी लोडिंग इंक्लूड है उसका अपोजिट साइड। सेल पे कभी लोडिंग नहीं आएगी, क्योंकि सेल पे लोडिंग हो नहीं सकती। फिर प्रॉफिट क्या होगा हमारा, अगर सेल पे लोडिंग लगा दिया तो प्रॉफिट क्या होगा। ओके, अंडरस्टूड। सो ऐसे करके हम सम करेंगे। तो अभी डेटर्स मेथड से सेम क्वेश्चन को करना है। ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, टेक फिगर फ्रॉम द इलस्ट्रेशन 4 एंड प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट फॉलोइंग डेटर्स मेथड। तो डेटर्स मेथड से हमको सम करना है, सेम का सेम क्वेश्चन। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले वाला लेक्चर अच्छे से आप पढ़ लेना अगर आपने नहीं सुना है तो, क्योंकि डेटर्स मेथड और स्टॉक डेटर्स मेथड में फर्क यही होता है, डेटर्स मेथड में खाली दो अकाउंट बनते हैं, दैट इज डेटर्स ब्रांच अकाउंट एंड डेटर्स अकाउंट। स्टॉक डेटर्स मेथड में बहुत सारे अकाउंट बनते हैं, बट एंड में प्रॉफिट दोनों का सेम आता है, और फाइनल अकाउंट मेथड से भी प्रॉफिट सेम आता है, राइट। तो चलो बनाते हैं इसको फ्रेंड्स। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 में आपको एक बार दिखा देता हूं, नहीं तो आप बाद में बोलोगे सर क्वेश्चन 4 किधर गया, जो पहले वाले वीडियो में है फ्रेंड्स। ये देखिए, एरा क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। हरीशन ऑफ चेन्नई हैज अ ब्रांच इन न्यू दिल्ली to which goods are sent 20% above cost. The branch makes both cash and credit sale. Branch expense are made partly from the head office and partly from the branch. Okay. The statement of expense incurred by the branch every month it's sent to head office for recording. ठीक है, तो इससे मतलब पता चल गया इंडिपेंडेंट ब्रांच है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट, ये देखो 2 लाख, उसमें 20% ऐड करके हमने 2,40,000 लिखा था, बट उन्होंने 2 लाख लिख के रखा है, कोई बात नहीं। गुड्स रिसीव बाय ब्रांच टिल 31 दिसंबर 2011 एट इनवॉइस प्राइस, ये बता दिया। क्रेडिट सेल फॉर द ईयर, इनवॉइस प्राइस ये बता दिया। कैश सेल्स फॉर द ईयर, इनवॉइस प्राइस बोल दिया। कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, बैड डेट रिटर्न ऑफ। ऐसे करके हमारे ये खर्चे हो गए, राइट। फिर बैलेंस एज ऑन 1/1/2011 एंड 31 दिसंबर 2011। स्टॉक 25,000 एट कॉस्ट है, इसको इनवॉइस पे कन्वर्ट किया था हमने, याद है आपको। फिर डेटर्स कैश इन हैंड। फिर सो नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस एंड डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। ये हेड ऑफिस की बुक में है, इसलिए हमको समझ में आ गया ये पक्का इंडिपेंडेंट ब्रांच है। ठीक है, लेट्स डू द सम। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर क्या है फ्रेंड्स, 13.20। मॉड्यूल 3 के अंदर ही है, तो ऑब्वियस बात है सबको पता होना चाहिए, राइट। नाउ पहले ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ क्या बनेगा, एचओ, ब्रांच अकाउंट। एज इट इज ब्रांच जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है फ्रेंड्स, डायरेक्ट आपको लिखते जाना है। इवन आपने खुद ने भी कर लिया होगा शायद, पहले मैंने आपको बोला था पर्टिकुलर अमाउंट, ये ब्रांच हो गया। बाजू में डेटर्स अकाउंट भी बना देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ डेटर्स बना देते हैं, दोनों छोटे छोटे बनने हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आइटम क्या है फ्रेंड्स, स्टॉक। तो हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यू कैन से ओपनिंग बैलेंस। इसमें स्टॉक 30,000 का है। अच्छा, स्टॉक 30,000 नीचे दिया हुआ है फ्रेंड्स। पहले हमको गुड्स सेंड टू ब्रांच लिख देता हूं मैं, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 2,40,000, और जैसे ही 240 लिखा ना, अपोजिट साइड में लिख देंगे अपन लोग बाय
लोडिंग ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना होता है 40,000। तो क्या हुआ हमारा एंड में 2 लाख की इफेक्ट आया ना, ये 2 लाख 40 यहाँ लिखा और 40 यहाँ लिख दिया, तो नेट तो 2 लाख की इफेक्ट आया ना। ऐसी स्टॉक पे भी अपन इधर इमीडिएटली लिख देते हैं बाय लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक 5,000। अंडरस्टूड, ठीक है। फिर गुड्स रिसीव बाय ब्रांच, अपन ने भी बात की थी गुड्स रिसीव बाय ब्रांच में 220 हुआ है तो गुड्स इन ट्रांजिट हो जाएगा हमारा, तो अपन ये लिख देते हैं इंक्लूडिंग गुड्स इन ट्रांजिट 20,000, चलेगा ना, यही इंक्लूड कर दिया अपन ने। अब उसके ऊपर भी लोडिंग आना चाहिए क्योंकि हमने स्टॉक गुड्स सेंड, अच्छा गुड्स सेंड के ऊपर पूरे लिख दिया अपन ने, तो अभी जरूरत नहीं है। फिर गुड्स सेंड के ऊपर पूरे लिख दिया तो वो रिसीव हुआ है वो नहीं, वो दैट इज नॉट अ मैटर। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा, बराबर बात है। सो क्लोजिंग स्टॉक वो अपन लिखेंगे, उसको अपन लास्ट में लिखेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी हल्फल इसको हटा दीजिए, ठीक है, अपन लास्ट में लिखेंगे उसको। फिर क्रेडिट सेल फॉर द ईयर, ये हमारे डेटर्स अकाउंट में जाएगा, तो डेटर्स अकाउंट में लिख दो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले लिख देंगे, वो दिया नहीं है अभी। फिर टू क्रेडिट सेल कितना है 1,65,000। फिर कैश सेल फॉर द ईयर, ये हमारे कहीं नहीं आएगा क्योंकि हम स्टॉक डेटा मतलब बना रहे हैं, और इवन कैश अकाउंट हम नॉर्मल नहीं बनाते हैं, पेटी कैश अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना। फिर कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, ये कैश रेमिटेड से तरह आ जाएगा बाय कैश रेमिटेड, इसमें दोनों आ जाएगा कैश सेल एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, दोनों मिला के इतना है 2,22,500, राइट। फिर एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, तो टू एक्सपेंस पेड बाय एचओ 12,000, ये भी लिख देते हैं। फिर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये हमारे डेटर्स अकाउंट में आते हैं बाय बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 750, ठीक है। फिर स्टॉक का बैलेंस, ये बैलेंस हमने जो मैंने लिखा था पहले। फिर डेटर्स का बैलेंस 32,750। फिर कैश इन हैंड का बैलेंस 5,000। इनको यहाँ पे भी लिख दो प्लान ब्राइड एंड ब्रॉट डाउन, डेटर्स का कितना है 32,750। फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन, या यू कैन सी क्लोजिंग बैलेंस, इसमें स्टॉक 28,000 और इन ट्रांजिट 20,000, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल 48 हो जाएगा, राइट। फिर डेटर्स का 26,000, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे भी लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन 26,000। फिर कैश इन हैंड 2500, और उसने भेजा तो है नहीं कैश के लिए कुछ, ऐसा लिखा नहीं है कि कैश रेमिटेंस टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस, ऐसा होता तो वो भी हम यहाँ लिख देते, राइट। ऐसा कुछ नहीं है। नाउ क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग भी यहाँ पे आ जाएगी, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडिंग इन ट्रांजिट कितना है, ये देखो कैसे आएगा 48,000 है, और कितना परसेंट लोडिंग होती है फ्रेंड्स 20% ऑन कॉस्ट, तो अपन 20/120, तो देखो 8,000 होता है कि नहीं हुआ, वेरी गुड। अब यहाँ पे कैश पेड दिया हुआ है, कैश कलेक्टेड कितना निकला था, कैश कलेक्टेड हमारा 222,500 पूरा था, उस 22,500 में से कैश सेल कितना था 59,000 का कैश सेल था, तो क्रेडिट सेल कितना माना 163,500, ये हमने क्रेडिट सेल माना था 163,500। और बाय एबनॉर्मल लॉस या आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बचता है 7,500। हालांकि इसको हमको ले जाना नहीं होता है क्योंकि ब्रांच में अपने आप ही कवर हो जाता है, हमको दिमाग नहीं लगाने का है। कितना टोल हो गया फ्रेंड्स 197,750 डेटर्स अकाउंट का हो गया। ये टैली करके हमने बैलेंस कितना बचा लिया 7500 बचा लिया, बराबर। फिर यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल, या फिर आप बोलो ब्रांच पीएनएल, जो भी आएगा। कितना प्रॉफिट आता है
16,250 टोटल कितना आता है फ्रेंड्स? 3,44,000 3,44,000 ओके, वेरी गुड, दैट्स ऑल। ठीक है, सेम प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लो जरा, सेम प्रॉफिट आना चाहिए। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, यहां हमको कुछ कैलकुलेशन भी आ सकती है। लेट्स सी, फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द जम्मू branch of West New Delhi for the year ended 31st March 2012 from the following. Okay, goods are invoiced to the branch at cost plus 20%. ठीक है, the sale price is cost plus 50%. ठीक है, other information, stock as on 1/4/11 invoice price 2,20,000, goods sent during the year invoice price 11 lakh. ठीक है, sale during the year 12 lakh, expense incur at the branch 45,000. ठीक है, ascertain the profit earned by the branch during the year. Okay, branch stock reserve in respect of unrealized profit. देखो फ्रेंड, ब्रांच स्टॉक रिजर्व क्या होता है? जो लोडिंग होता है ना उसको बोलते हैं। एंड प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, मतलब क्या हुआ कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया। तो अब अपन ध्यान से देखें इसके अंदर, तो हमको सेल का परसेंट भी दिया हुआ है कितना मुनाफा कमाते हैं, और गुड्स का परसेंट भी दिया हुआ है, इनवॉइस प्राइस कितने पे सेंड करते हैं। तो ऐसे केस में अगर हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाएं तो हमारा डायरेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑलवेज मेक एट कॉस्ट। याद रखना कौन सा मेथड होता है, जो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट वाला मेथड होता है ना, वो हमेशा कॉस्ट पे बनाया जाता है। इसका रीजन क्या है कि ट्रेडिंग पीएल अकाउंट ऑलवेज बनाए ऐसे जाते हैं, जबकि ब्रांच अपना स्टॉक डेटर्स मेथड वहां पे हम ऐसा कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट वी शुड मेक ऑलवेज एट कॉस्ट। ठीक है, तो हम कॉस्ट पे बना के हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकल सकता है 50% ऑफ सेल, बराबर ना, कॉस्ट प्लस 50%। तो दैट वी कैन कैलकुलेट बाय मेकिंग ग्रॉस प्रॉफिट, और बैलेंसिंग फिगर उसमें क्या बन जाएगा, हमारा स्टॉक बच जाएगा। ठीक है, अब स्टॉक को इनवॉइस प्राइस पे लेके आना है तो हम इनवॉइस प्राइस पे ले आएंगे, फिर उनका जो अनलोडिंग वाला पार्ट है, वो लोडिंग वाला पार्ट हम स्टॉक रिजर्व में ले जाएंगे, क्योंकि स्टॉक रिजर्व इज नथिंग बट, ये जो स्टॉक रिजर्व अकाउंट है ना, दैट इज नथिंग बट क्या है, ये लोडिंग अकाउंट। जैसा हम स्टॉक डेटर्स मेथड में बनाते हैं ना ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, वही स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट होगा, लेकिन यहाँ पर स्टॉक रिजर्व में हमको सारा स्टॉक रिजर्व लिख देना है। ठीक है, सारा मतलब जहां जहां पे लोडिंग अनलोडिंग हुआ है, जहां पे मतलब लोडिंग या अपन जहां पे प्रॉफिट ऐड किया है। ओके, वेरी गुड। चलो तो अभी बनाते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 13.21। चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फाइंडिंग ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो हम बना रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे बनेगा, तो देखो सिंपल, जैसे हम बनाते हैं वैसा बना दीजिए। आप चाहो तो ब्रांच अकाउंट भी यूज कर सकते हो, डेटर्स मेथड यूज करना चाहो तो, लेकिन डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, खाली सेल परचेज दिया है, उसके बेस पर हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट मेथड ही बेस्ट है, राइट। पर्टिकुलर अमाउंट, और जो भी चीज ना समझे फ्रेंड्स आप फॉरवर्ड करके उसको दोबारा सुन लीजिए, राइट। टू ओपनिंग स्टॉक, अब सबका इनवॉइस है, मेरे को सबका कॉस्ट चाहिए। ठीक है, बताइए जरा कितना इनवॉइस प्राइस है ओपनिंग स्टॉक का, 2,20,000। अब किस पे भेजते हैं हम लोग, कॉस्ट प्लस 20% पे भेजते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये 120 के बराबर हो गया। कॉस्ट प्लस 120% होता है, क्या होता है, गुड्स आर सेंड इनवॉइस एट द ब्रांच टू कॉस्ट प्लस 20%, मतलब 120 के बराबर है। तो कितना हो जाएगा, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, बराबर ना, कॉस्ट चाहिए ना हमारे लिए, इसलिए 20 मल्टीप्लाई लिख दें, बट मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 1,83,333। फिर 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है फ्रेंड्स, 11 लाख। उसमें कुछ ट्रांजिट है, कुछ नहीं है, तो 20/120 ये भी कर दीजिए, 100/120 करिए, क्योंकि हमको कॉस्ट पे लाना है इसके लिए। कितना हो गया, 11 लाख डिवाइडेड बाय 9,16,667, बरोबर है। फिर बाय सेल्स, राइट, सेल्स में कितना आ जाएगा, वेरी गुड, तो 12 लाख सेल में दिया हुआ है।
अब 12 लाख हमेशा 12 लाख ही रहेगा, क्योंकि इसमें स्टॉक या माइनस नहीं करते, क्योंकि सेल है, तो इसमें कहाँ के स्टॉक या माइनस करेंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये कितने का है ये पता नहीं है। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमको पता है कि 50% ऑफ कॉस्ट बेचते हैं अपन, मतलब 50 अपन 150 कर देंगे, तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि उसने खुद ने बोला है 12 लाख का जो होगा सेल, उसमें हम 50% मुनाफा कमाते हैं। यू कैन सी द लाइन, क्या लिखा है, द सेल सोल्ड प्राइस इज कॉस्ट प्लस 50%। तो इसका मतलब 12 लाख के ऊपर हम लोगों ने 50 मुनाफा कमाया है, अगर ये इंक्लूडिंग प्राइस है तो वी हैड अर्न 4 लाख रुपीज, बरोबर। देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर देखो कितना आता है, हाउ मच टोटल फ्रेंड्स, 10 11 4 15 लाख, 15 लाख में से ये चला गया तो 3 लाख इज द क्लोजिंग स्टॉक, राइट। नाउ एक स्टॉक जब अकाउंट बना दीजिए फ्रेंड्स, दैट इज नथिंग बट लोडिंग अकाउंट, जो अपन ऐड करते हैं प्रॉफिट। ठीक है, चलिए स्टॉक में क्या आएगा, वेरी गुड, जो प्रॉफिट है ना अपोजिट साइड आ जाएगा। देखो जैसे ओपनिंग स्टॉक का ये तो कॉस्ट पे ही है पहले, लेकिन प्रॉफिट अगर होता तो इधर आ जाता, तो बाय ओपनिंग स्टॉक के ऊपर कितना हो जाएगा, 220 इंटू 20 अपन 120, यानी कि 1,83,333 माइनस 2,20,000। अंडरस्टूड ना, क्योंकि प्रॉफिट वाला पार्ट अगला हटाना है। 3667 एंड 36,637, राइट। फिर बाय गुड्स इनटू ब्रांच कितना होगा फ्रेंड्स, राइट, 11 लाख माइनस 9,16,667, ओके। फिर 2 सेल पे तो आएगा नहीं, क्लोजिंग स्टॉक पे आएगा, 2 क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक ऊपर फ्रेंड्स 3 लाख की तो कॉस्ट है, इंटू 20% सीधा 60,000 रुपए, समझा, वेरी गुड। नाउ ये हो के हमारा स्टॉक रिजर्व का जो अमाउंट आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू, बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, याद है ना, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बैलेंस में कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में। कितना होएगा बताइए, 36,667 तो 2,20,000 आएगा, और ये हो गया 1,60,000, ठीक है। नाउ ब्रांच पीएनएल अकाउंट बना देते हैं। आप बोलो सर ऊपर बनाया हुआ है, हाँ ऊपर बनाया हुआ, हमने ट्रेडिंग तो बना दिया था, पीएनएल छोड़ दिया था, पीएनएल बना देते हैं अभी, राइट। तो पीएनएल अकाउंट में कैसे लिखेंगे देखो जरा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है, 4 लाख का। अगर उसको यूज करें तो इसको 160 को यूज नहीं कर सकते हमने, क्योंकि 4 लाख के अंदर कोई प्रॉफिट प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, ये ब्रांच पीएनएल अकाउंट दूसरा वाला पीएनएल अकाउंट है। टू एक्सपेंस कितने का थे, एक्सपेंस भी थे ना कुछ 45,000 के, तो टू नेट प्रॉफिट आ गया 4 लाख 3,55,000, ठीक है। ये कंट्रीब्यूटरी में आ गया, ये वर्किंग नोट बना दिया ऐसा मान लो आप स्टॉक बीच में, अदरवाइज इसी के कंट्रीब्यूटरी में। अब ये 160 कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट कौन सा वाला, अगर हम स्टॉक डेटर्स मेथड वाला पीएनएल अकाउंट बना रहे होते तो, बाकी यहां नहीं जाएगा, ओके। हालांकि फ्रेंड्स ने ये बुक में शायद उन्होंने रॉन्ग कर रखा है, क्योंकि उन्होंने बुक में आई डोंट नो क्या ले रखा है और प्रॉफिट किस हिसाब से निकाला है, दे हैड टेकन एवरीथिंग ऑन इनवॉइस प्राइस, और फिर जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट उन्होंने डायरेक्टली मान लिया, दैट ऐसा नहीं होना चाहिए, इनवॉइस प्राइस पे कैसे ले सकते हैं हम लोग, अंडरस्टूड, वेरी गुड, ओके फ्रेंड्स। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इसका आंसर क्या दिया हुआ है, लेट्स सी उन्होंने क्या आंसर दिया हुआ है। ये देखिए उन्होंने 195 आंसर दे दिया है, जबकि ये तो हो ही नहीं सकता। 195 पता है कैसे आए, अगर इनकी तरह 195 निकालना हो ना तो कैसे आएगा, हमारा प्रॉफिट कितना आया 3,55,000, 355 का हमारा आया, और उसमें से स्टॉक जब कितने का आया 160 का, अगर उसको माइनस करते तो 195 आ जाता है, करके देखो। लेकिन माइनस क्यों करें यार, स्टॉक जब तुम्हारा प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड आना चाहिए और बढ़ना चाहिए बल्कि, तो इन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया। सो ऑफिशियली अलाउ नहीं है, देखो उन्होंने सब इनवॉइस प्राइस पे ले लिया फ्रेंड्स, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में इनवॉइस प्राइस पे अलाउ नहीं है। हाँ हमारा क्लोजिंग स्टॉक वही है,
क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा बताओ, 3 लाख कॉस्ट है और प्लस 60,000 लोडिंग है तो 360 का हो जाता है। तो देखो इनका भी क्लोजिंग स्टॉक 360 का ही है, समझे आप। लेकिन उन्होंने ये प्रॉफिट जो निकाला है वो गलत कर दिया। यहाँ पर उनको क्या करना चाहिए था, अनरियलाइज प्रॉफिट का जो पार्ट है यानी कि जो कॉस्ट है उस पर लेना चाहिए था, तो हमारा काम बराबर हो जाता है। एनीवे उनको जाने देते हैं, इन्होंने जो कैलकुलेशन किया है वो एक साइड में है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। सेलवेल who carried on an retail business opened a branch X on January 1st 2011 where all sales were on credit basis। ठीक है, ये सारी सेल हमारी क्रेडिट बेस पर है फ्रेंड्स, वर ऑन क्रेडिट बेसिस, अच्छी बात है। All goods required by the branch were supplied from the head office and were invoiced to the branch at 10% above cost। ठीक है, मतलब हम लोग 10% ऐड करके भेजते हैं इनवॉइस प्राइस में, राइट, कॉस्ट में। आगे क्या बोलता है, द फॉलोइंग वर द ट्रांजेक्शन जनवरी 11, फरवरी 11 एंड मार्च 11, 3 महीने का है। गुड्स सेंड टू ब्रांच, परचेजिंग प्राइस, परचेजिंग प्राइस मतलब कॉस्ट, ठीक है। सेल एज सोन बाय द ब्रांच, मंथली रिपोर्ट, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर्स रेमिटेड टू एचओ, ठीक है। रिटर्न, अभी रेमिटेड टू एचओ क्यों, क्योंकि हम पूरा सेल क्रेडिट बेस पे करते हैं तो कैश तो आएगा नहीं, तो कलेक्शन डेटर से होगा वही हम भेजेंगे, और क्या है, राइट ना। फिर रिटर्न टू एचओ इनवॉइस प्राइस एट ब्रांच, ठीक है। रिटर्न टू एचओ इनवॉइस प्राइस पे रिटर्न, मतलब रिटर्न करते टाइम पे इनवॉइस प्राइस ले लिया है, भेजते टाइम पे कॉस्ट है, तो कोई बात नहीं, एक जैसा बनाने का है, सब कुछ एक जैसा होना चाहिए, या तो सब कॉस्ट पे या सब इनवॉइस पे, ठीक है, ओके। इनवॉइस मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। द स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड बाय द ब्रांच ऑन March 31st 2011 amounted to 53,400 at invoice to branch, ठीक है। मतलब the stock of goods held by the branch on Monday on March 31st 2011 amounting to 53,400, ये स्टॉक उसने बता दिया, राइट ना। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमको दे दिया है इसने इस बार, लास्ट टाइम ढूंढना पड़ा था, राइट, और वो भी इनवॉइस प्राइस पे है, ठीक है, इनवॉइस प्राइस पे है, दिया हुआ है। रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शन इन द हेड ऑफिस बुक्स showing balance as on 31st March 2011 and the branch gross profit for the 3 month ended on that date। okay, so branch gross profit भी चाहिए हमारे लिए 3 month end date के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप बताइए कौन सा सिस्टम फॉलो करें। तो परचेज दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक तो कुछ है नहीं शायद, सी दे हैड स्टार्टेड जस्ट ओनली आई थिंक, राइट। ओपन है ब्रांच, ओपन ही किया है ना ब्रांच, तो ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं आएगा। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या करेंगे, सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी काम चला सकते हैं, क्योंकि उसने क्या मांगा है, ऑल ब्रेकिंग शॉर्ट फॉर्म पार्ट ऑफ आंसर रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द हेड ऑफिस बुक शोइंग बैलेंस एज ऑन 31st March 11 एंड द ब्रांच ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द 3 month एंडेड ऑन दैट डेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट भी चाहिए, बराबर। अब ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारा आने वाला है, और ये जो 3 month का ओवरऑल निकालना है, तो हम चाहे तो ट्रेडिंग पी अकाउंट बना के निकाल सकते हैं सीधा, क्यों दिमाग लगाएं। आप ट्रेडिंग पी अकाउंट बनाएंगे तो सबको कॉस्ट पे लाकर आना है, तो सबको कॉस्ट पे ले आते हैं, राइट। अच्छा, ये लोगों ने क्या किया हुआ है, तो फ्रेंड्स इन लोगों ने मतलब फॉलो किया हुआ है ब्रांच अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ग्रॉस सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अच्छा, उन्होंने डेटर सिस्टम फॉलो किया हुआ है, तो आप चाहो डेटर सिस्टम से कर लो, आप चाहो तो उस सिस्टम से कर लो। कैसे करने का है, हाँ, स्टॉक डेटा मेथड से करना है, क्योंकि कुछ नहीं बोलना है तो स्टॉक डेटा मेथड से करना है, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो वट एवर यू फील आप वैसा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है जिसके लिए अपन कुछ बड़ा अकाउंट बनाए। हाँ, लेकिन चाहे तो स्टॉक डेटा मेथड से भी कर सकते हैं, उससे ही करें। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। बट याद रखना कि स्टॉक डेटा मेथड द बेस्ट मेथड, उसमें सब वर्किंग हो जाती है। तो अगर सपोज आपको एग्जाम में ऐसा दिखे कि ये 5 मार्क्स का है सपोज, तो 5 मार्क्स के लिए मैक्सिमम आपको 10 मिनट देना है, तो ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बना देगा, सिंपल वाला, राइट। फिर सपोज आपको लगे 8 मार्क्स का है, तो आप स्टॉक डेटा मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। हमने स्टॉक डेटा मेथड सीखा, तो हम वही करते हैं, क्योंकि कुछ नहीं बोलेगा तो स्टॉक डेटा मेथड से ही करना होता है, ऐसा हमने सीखा था। अब आता है फ्रेंड्स, ये जनवरी फरवरी मार्च 3-3 महीने का दिया है, तो 3 महीने का क्यों दिया है, अरे उनकी मर्जी, हमसे मंथली थोड़ी मांगा उन्होंने, हमसे तो उनको 3 month का मांगा है। तो 3 month एंड डेट के लिए हम क्या करेंगे, 3 month का टोटल ले लेंगे, समझा कि नहीं। तो अगर हम
स्टॉक डिटेल्स मेथड फॉलो कर रहे हैं तो स्टॉक अकाउंट में गुड्स आएगा जाएगा वो सब डिटेल लिखेंगे, बरोबर। और बाकी का सिस्टम के हिसाब से जैसे सम सॉल्व करना है वैसे करना है, राइट। तो करिए जरा आप करके दिखाइए फ्रेंड्स। आई होप कि आपने कर तो लिया ही होगा पहले ही, तो आप चेक कर सकते हो या फिर आप पॉज कर सकते हो, राइट। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर क्या है? ओके चलो अब हम लिखेंगे बी अज्यूम स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, ठीक है। कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं बट यहाँ पे स्टॉक डेटर्स मेथड अज्यूम कर रहे हैं अपन लोग। तो क्या लिखेंगे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट, फिर ब्रांच डेटर्स अकाउंट, फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जिसको हम स्टॉक रिजर्व अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। स्टॉक रिजर्व भी यूज कर सकते हैं इसको आप। अब ब्रांच एक्सपेंस बनाने की जरूरत है क्या? क्योंकि एक्सपेंस तो कोई दिख ही नहीं रहा है ऐसा कुछ खास, सो ब्रांच P&L अकाउंट बना देंगे लास्ट में, ठीक है ना। ब्रांच एक्सपेंस या कोई भी ऐसा अकाउंट जो नहीं पता या नहीं यूज हो रहा है तो इग्नोर कर दो, उसमें क्या है। अंडरस्टूड, वेरी गुड। चलिए नाउ हम लोग करेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, राइट। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, ये स्टार्ट हुआ है इसलिए कहां से होएगा, राइट। फिर टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये इनवॉइस प्राइस पे लेंगे अपन सब लोग, क्योंकि इससे क्या होगा हमारा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, राइट। तो अपन को तीनों महीने का दिया हुआ है, देखो कॉस्ट पे दिया हुआ है 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, राइट। प्लस कितना परसेंट ऐड करना है? 10% कॉस्ट में, तो हो जाता है 1,65,000, ठीक है। अब इसका अपोजिट साइड हम लोडिंग डालने वाले हैं तो वो भी डाल देते हैं इमीडिएटली। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, क्योंकि लोडिंग अकाउंट तो है ही अपने आप में। ये कितना लगाया हमने? 15,000। ये कैसे आया? 1,50,000 का टोटल था, सब मिला के उसका 10% लगाया डायरेक्टली। ये देखो यहाँ पे 150 का टोटल आया ना, ये उस 150 का हमने 10% लगा दिया। समझा ना? याद है ना स्टॉक डेटर्स मेथड में स्टॉक अकाउंट मेजर कंट्रोल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट इज आल्सो कंट्रोलर अकाउंट। और फिर बाद में लोडिंग अनलोडिंग जो होगा वो लोडिंग अमाउंट जो होगा वो हम अपोजिट स्टॉक में ट्रांसफर करते जाते हैं। और अगर कोई ब्रांच का खर्चा हो रहा है तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में डाल देते हैं। वो कोई है नहीं इधर अभी हमारे पास, राइट। आगे सेल्स एज सोन बाय द ब्रांच मंथली रिपोर्ट, तो बाय सेल्स कितना हो जाएगा? 38 प्लस 42 प्लस 55, 1,35,000। फिर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स रेमिटेड टू एचओ, तो अब इसको क्या होगा? जब क्रेडिट सेल किया है तो डेटर्स बनेंगे हमारे, तो टू सेल यहां दिखा देते हैं। कितना मिला? 135। और कलेक्शन हो गया तो भाई कलेक्शन अब रेमिटेड किया वो तो ऑब्वियस बात है, वो हम डेटर्स अकाउंट ब्रांच अकाउंट बनाते हैं अगर डेटर्स मेथड से तो यूज करते हैं, राइट ना। कलेक्शन कितना हुआ है वो पूरा ऐड कर दीजिए। 38,000 नहीं 20,000, फर्स्ट मंथ में 20,000 ही है खाली। 20,000 प्लस 51,000 प्लस 35,000, 1,06,000। ओके। फिर रिटर्न टू एचओ, गुड्स रिटर्न टू एचओ, तो ये स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड हो जाएगा। गुड्स रिटर्न टू एचओ, ये 1200 है प्लस 600 है प्लस 2400, कितना हो गया? 4200 टोटल मिलके हो गया। इसको फिर लोडिंग लगा दें, इनवॉइस पे ये पहले से ही। अच्छा सेल के ऊपर लोडिंग ले लगा, ऑब्वियस सेल के ऊपर लोडिंग कैसे लगा सकते हैं? सेल तो अपना अपने आप ही बैलेंसिंग फिगर में एडजस्ट हो जाता है, राइट। वही तो हमारा मुनाफा है। तो क्या लिखेंगे? टू गुड्स रिटर्न टू ब्रांच, कितना आएगा फ्रेंड्स लोडिंग इसके ऊपर? 4200 10/110, कितना? 382 आया। चलो ठीक है। फिर स्टॉक एट द एंड बच गया वो बाय क्लोजिंग स्टॉक,
कितना है फ्रेंड्स क्लोजिंग स्टॉक 53,400, ये इनवॉइस पे ही है पहले से, तो इसके ऊपर भी हम लोडिंग लिख देते हैं यहाँ पे, टू क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर लोडिंग 53,400 के ऊपर 10/110 4855 4,855, ठीक है। ऑल थिंग डन, यस एवरीथिंग इज डन। नाउ ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्लोज करिए, उसका डिफरेंस आएगा जो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताइए कितना डिफरेंस आ गया, 9763 9763, अच्छा 27। अच्छा पहले टोटल बताइए फ्रेंड्स इसका एक बार, इसका टोटल कितना होता है, 188,400 188,400, फिर 27,600 इसका डिफरेंस है, बराबर। तो फ्रेंड्स आप लोग कर लीजिए, और फिजिकल कॉपी जो है उसके क्वेश्चन में जो अपन को इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनको बराबर से यूज करके जो हमने सिस्टम सीखा है वैसे ही आप लगाते जाइए डायरेक्ट। तो 27,600 हमारा बैलेंस आ गया, ब्रांच पीएन में चला जाएगा, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 27,600, ठीक है। फिर ब्रांच डेटर्स की बारी, डेटर्स में क्या करेंगे, और तो कुछ बचेगा नहीं, बैलेंस ही बचेगा, 135 है और ये 106 135 29,000, ठीक है। ये ब्रांच बैलेंस का डाउन हो गया। फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का टोटल कितना आएगा, ये 15,000 टोटल आएगा, इधर बैलेंस बचेगा राइट 9763, इसको क्या डाल देंगे, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, तो क्या लिख देंगे, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 9763, राइट। आपको एक्सपेंस तो दिख नहीं रहा, अगर एक्सपेंस हो तो वो भी लिख देते हैं मन लोग, तो है कुछ एक्सपेंस, अच्छा एक्सपेंस लिख के बोले डैश मार दो थोड़ा सा, जिससे हमारे पास नहीं एक्सपेंस हमने ध्यान रखा है लेकिन, राइट। टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो जाएगा, 37363 37363, ओके दैट्स ऑल। ये हो गया हमारा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस। अब उन्होंने हो सकता है स्टॉक के बजाय डेटर्स मेथड से किया हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेट्स डू द नेक्स्ट। इनका प्रॉफिट भी वही है फ्रेंड्स 37,363, आंसर तो इसी मेथड से करो सेम ही आएगा, राइट। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जरा, ये लीजिए 8 क्वेश्चन। Hindustan Industries Mumbai has a branch in Cochin to which office goods are invoiced at cost plus 25%. The branch sell both for cash and on credit, ठीक है। मतलब यहाँ पर पहले वाले समय ओनली कैश था, ओनली क्रेडिट था, अब यहाँ पे दोनों हैं, कैश और क्रेडिट दोनों हैं, राइट ना। Branch expense are paid direct from head office and the branch has to remit all cash received into the head office branch bank account, ठीक है। So branch expense directly paid हो जाएंगे वहां से। From the following detail relating to the calendar year 2011, prepare the account in head office in the head office book। मतलब ये पक्का हो गया डिपेंडेंट ब्रांच है, हेड ऑफिस की बुक को मांग रहा है ना इसके लिए। एंड असर्टेन द ब्रांच प्रॉफिट, ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट, और क्लियर कर दिया एक भी बुक नहीं करनी, बट सेंड वीकली रिटर्न टू द हेड ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी ब्रांच का प्रॉफिट ही निकालना है फ्रेंड्स, वापस हमारे हाथ में है। हम चाहे तो सिंपल ट्रेडिंग एंड पिन अकाउंट मेथड भी कर सकते हैं, हम चाहे तो स्टॉक मेथड भी यूज कर सकते हैं, स्टॉक डेटा मेथड इज द बेस्ट मेथड, ऐसा हमने सिस्टम सीखा हुआ है। अब मार्क्स के अपन डिपेंड करेंगे कितना है, अगर 5 मार्क्स का है तो वापस से सेम शॉर्ट में बना देंगे जैसा मैंने पहले बताया, और अगर फुल है तो हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम पूरा ले सकते हैं, यानी कि स्टॉक मेथड भी यूज कर सकते हैं अगर 8 से 10 मार्क्स का है तो। लेट्स सी क्या लिखा है। गुड्स रिसीव फ्रॉम द हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस,
कितने पे भेजता है फ्रेंड्स इनवॉइस में? एट कॉस्ट प्लस 25%। तो इनवॉइस मतलब 125 रुपए पर है ये, तो ये सब 125 पर है। फिर रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 125 पे है। स्टॉक एट कोचिन एज फर्स्ट में 11। सेल इन द ईयर कैश और क्रेडिट सन्ड्री डेटर्स एट कोचिन एज ऑन 1 जनवरी 2011, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, बैड डेट्स इन द ईयर, सब कुछ दे दिया हमारे लिए, राइट। ठीक है। फिर सेल रिटर्न एट कोचिन ब्रांच, ठीक है। रेंट रेट्स टैक्सेस इन ब्रांच एट ब्रांच। फिर सैलरी बेजेस बोनस ब्रांच, ऑफिस एक्सपेंस, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर एट इनवॉइस प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय यूजिंग स्टॉक डेटर्स मेथड। फ्रेंड्स आपको बता दें तो एग्जाम में 99% केस में ऐसे ही सम आते हैं, मतलब उसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाना हो तो ऐसे ही सम देगा, वो क्लियर लिखेगा। आपको वहां चांस नहीं लेना है कि कौन से मेथड से फॉलो करना है, यहाँ स्टॉक डेटा मेथड क्लियर बोल दिया उसने, उस हिसाब से करना है फ्रेंड्स। तो एकदम प्लेन सम है, बराबर। आप अगर अच्छे से करोगे तो 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। लेट्स डू। कौन कौन सा अकाउंट बनाना है यहाँ पर? ब्रांच एक्सपेंस भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच एडजस्टमेंट और ब्रांच पीएनएल। एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच वगैरह भी बना सकते हैं एक्स्ट्रा अकाउंट, बट नॉर्मली ये 4 अकाउंट 5 अकाउंट हमको मेन बनाने पड़ते हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं। फिजिकल कॉपी मेरे को दे दीजिए। हाँ, बनाओ तो ब्रांच एक्सपेंस अच्छा होता है, इट नॉट मैंडेटरी। हाँ, बनाना चाहिए। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर क्या है? 13.23। फिजिकल बुक दे दीजिए मेरे को। सो नाउ सबसे पहले उसने प्रॉफिट का परसेंट दिया है। एक बार अकाउंट का नाम खींच ले बंजरा, क्या नाम है हमारा? सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट। आप चाहो तो नाम भी लिख दीजिए यहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ एचओ, राइट। एचओ का जो भी नाम होगा हम वो हिसाब से बना देंगे। फिर ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ठीक है। फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंस भी पहले बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बना दो, एक ही बात है। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, उसमें क्या है, सारे एक्सपेंस इकट्ठे आ जाएंगे, राइट। और बाद में क्या बनाएंगे? ब्रांच पीएनएल अकाउंट, ठीक है। लेट्स फिल द डिटेल वेर एवर रिक्वायर इमीडिएटली। हमको वेट नहीं करना है, जो इन्फॉर्मेशन जहां जानी होगी इमीडिएटली डाल देंगे, इसलिए हमने पहले सारे लेजर के फॉर्मेट बना दिए। और किसी भी स्टेप को आपको समझना है कि कौन सी स्टेप फॉलो करना है, सॉरी, तो आपको क्या करना है? ऑलवेज फॉलो द 3 स्टेप्स जो हमने अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम रिकॉर्ड में सीखी थी। पहले फॉर्मेट बनाने का, देन स्टार्ट प्रॉब्लम विद एडजस्टमेंट, एंड देन फिनिश ऑल एडजस्टमेंट, और लास्ट में क्लोजिंग प्रोसीजर, राइट। तो ये फॉर्मेट वही है हमारा। फॉर्मेट हम क्या कर रहे हैं? ये सब अकाउंट जो हमको बनाने इकट्ठे बना दिए, जिससे क्या होगा? इजी हो जाएगा, सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठे डालते जाएंगे अपन, सब जगह इन्फॉर्मेशन पहुंचती जाएगी, राइट। ठीक है, चलो देखते हैं। 25% मुनाफा कमाते हैं, ऐसा पहले बोला है। फिर गुड्स रिसीव फ्रॉम द हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। अब गुड्स रिसीव में अपन क्या करें? ऐसा माने कि गुड्स इतना ही सेंड किया है, अगर कुछ नहीं बोला है गुड्स इन ट्रांजिट का, तो गुड्स रिसीव किया है वही गुड्स सेंड किया है, ऐसा मान लेंगे, राइट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रैकेट में रिसीव भी लिख देंगे भाई, क्योंकि दोनों एक ही हो इस बार हमारे यहाँ। इनवॉइस प्राइस पे है 6 लाख लिख देंगे। रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, तो मैं 6, हाँ ओपनिंग स्टॉक भी लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक किधर दिया है? हाँ, थर्ड नंबर भी पहुंचेंगे अपन जब लिखेंगे, ठीक है। पहले ओपनिंग स्टॉक को बाद में लिखेंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच 6 लाख। अब रिटर्न उसमें से माइनस कर दें, क्योंकि लोडिंग भी 2 बार निकालना पड़ेगा। क्या करना है? अपोजिट साइड लिखना है। चलो अपोजिट साइड लिखने का आदत है, अपोजिट साइड लिखते हैं अपन लोग। गुड्स रिटर्न टू कस्टमर, रिटर्न टू कस्टमर नहीं है, हेड ऑफिस। हाँ, माइनस भी कर सकते हैं आप चाहो तो इसमें से, लेकिन गुड्स चला गया, आया तो डेबिट साइड, गया तो क्रेडिट साइड, सिंपल वही लॉजिक है। कितना आया? 12,000। फिर स्टॉक एट कोचिंग 1 जनवरी 2011, इनवॉइस पे होगा ऐसा मानेंगे हम, 60,000। अब इन सब की लोडिंग और डाल दी इमीडिएट, तो भूल जाएंगे, फिर इमीडिएट लोडिंग डालते जाने का। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट किधर है? एरा,
बाय ओपनिंग स्टॉक का डाल दो पहले। 12,000 का कितना परसेंट है, नहीं 60,000 का 25 ऑन कॉस्ट है ना, कॉस्ट प्लस 25। वेरी केयरफुल, कई बार इनवॉइस प्राइस पे भी बोल सकता है वो। तो इनवॉइस प्राइस पे, तो इनवॉइस प्राइस अगर डायरेक्टली तो डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन ये तो इनवॉइस प्राइस पे नहीं कॉस्ट पे बोला है, 125 का डिवाइड दे देंगे, 12,000 हो जाएगा। फिर बाय गुड सेंड टू ब्रांच के ऊपर कितना आ जाएगा, आप चाहो तो नेट कर सकते हो रिटर्न को माइनस करके, लेकिन अब रिटर्न अलग लिखा है अपन ने तो यहाँ पे भी अलग अलग कर दीजिए, राइट। 1,20,000, राइट। टू गुड्स रिटर्न टू एचओ कितने का, 1200 का 25 अपॉन, हाँ 12,000 का 25 अपॉन 125, 2400, ठीक है। ओके, नाउ सेल इन द ईयर। अब सेल पे आ जाते हैं, तो बाय सेल्स इन द ईयर। इसमें दो हैं, कैश है 2 लाख की और क्रेडिट है 360, कितना हो गया 5,60,000। अब कैश सेल को कैश में लिखते हैं, लेकिन कैश अकाउंट तो बनाने की जरूरत है नहीं, क्रेडिट सेल को यहाँ जरूर लिख देते हैं डेटर्स अकाउंट में, क्योंकि ये अपन को याद रखना पड़ेगा, ये अपन बेसिक अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो जो अकाउंट यहाँ पर रिलेटेड आ जाए उसको डालना पड़ेगा। जैसे कैश अकाउंट हम नहीं बना रहे हैं तो कैश अकाउंट के इफेक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं और क्रेडिट सेल होगा तो ब्रांच डेटर्स में डालना पड़ेगा, ये कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सन्ड्री डेटर्स एंड कोचिंग एट द बिगिनिंग, तो टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मैंने क्यों लिखा है, जब आ रहा है जब लिख रहा हूं मैं, आई नॉट वेट कि इसका ओपनिंग लिखूंगा फिर मैं ये लिखूंगा फिर वो लिखूंगा, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, क्वेश्चन इजी हो रहा है, मेरे को देखना सोचना नहीं पड़ रहा है मैं कहां से स्टार्ट करूं। आई डायरेक्टली स्टार्ट विद लाइन नंबर 1 और जिसका इफेक्ट जहां पे भी जाता जा रहा है मैं डालता जा रहा हूं। तो आई शुड नॉट मेमोराइज कि मेरे को ये भूल गया हूं, ये करने का है, ये बाद में करूंगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं लग रही है, राइट। ओके, फिर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स हो गए, तो बाय कैश कलेक्टेड या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये 320 क्यों, क्योंकि हमारे डेटर्स कम हो गए, भाई कैश का कोई रोल नहीं हो रहा इसके यहाँ पे, ठीक है। फिर डिस्काउंट अलाउ टू डेटर्स, तो बाय डिस्काउंट अलाउड 6,000। अब डिस्काउंट अलाउ हमारे खर्चा हो गया तो एक्सपेंस अकाउंट में डाल दो इसको, टू डिस्काउंट अलाउड। ये क्यों खर्चा हो गया, क्योंकि ऑब्वियस खर्चा डेटर्स में मैंने कम कर दिया ना, डिस्काउंट बोल दिया भाई चलो कोई बात नहीं मत देना है इतना पैसा, डिस्काउंट दे दिया हमने। फिर बैड डेट्स इन ईयर, तो बाय बैड डेट्स 4,000, ये भी हमारा खर्चा हो जाएगा, तो टू बैड डेट्स 4,000। आगे डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, नहीं वो तो हो गया, बैड डेट्स भी हो गया। सेल रिटर्न एट कोचिंग ब्रांच, तो सेल रिटर्न हुआ तो डेटर्स अकाउंट में, स्टॉक अकाउंट में चला जाएगा, स्टॉक में जाएगा ना, क्योंकि स्टॉक आ गया वापस हमारे पास। सेल्स रिटर्न कितना है, अब सेल को कभी अपन कन्वर्ट नहीं करते स्टॉक डेटर्स वगैरह में, ये सब तो डायरेक्ट हो गया, खाली ब्रांच डेटर्स अकाउंट में लिखना पड़ेगा बाय, क्योंकि उतने डेटर्स कम हो जाएंगे ना। सेल्स रिटर्न कितने की, 8,000, अंडरस्टूड ना। तो ये स्टॉक में आ गया, क्योंकि स्टॉक आ गया, डेटर्स ने पैसे वापस किया तो, डेटर्स ने गुड्स वापस किया तो, और ब्रांच डेटर्स भी कम हो गए, क्योंकि अब डेटर्स दोबारा पैसा नहीं देने वाले, जब गुड्स खराब निकला है तो डेटर्स काय को पैसे देंगे, अंडरस्टूड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। सेल रिटर्न एट कोचिंग ब्रांच, बैड डेट्स इन द ईयर। फिर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो ये ब्रांच एक्सपेंस में आ जाएगा, बराबर ना, और इससे पहले तो ब्रांच एक्सपेंस में नहीं था ना, बैड डेट्स तो अपने डाल ही दिया पहले। हाँ, नाउ क्या नाम दिए हैं, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 18,000, राइट, टू सैलरी वेजेस एंड बोनस 60,000, टू ऑफिस एक्सपेंस 6,000, बरोबर है। फिर स्टॉक एट ब्रांच
तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, बाय स्टॉक एट ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा ना, कितना है 1,20,000। अब इस स्टॉक का भी लोडिंग डाल दो इमीडिएटली, क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे है ना, कुछ नहीं बोला है तो, हाँ इनवॉइस पे है, बोला भी है इनवॉइस पे है। लोडिंग इसकी अपोजिट साइड आ जाएगी, टू क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 अपॉन 25 इंटू 125 कितना हो जाता है 24,000। अंडरस्टूड ना। उसके लोडिंग इमीडिएटली डाल दी, सेल लोडिंग नहीं डालनी होती है। और ब्रांच एक्सपेंस के चाहे बैड डेट्स हो चाहे कोई भी हो, वो सब खर्चे ब्रांच एक्सपेंस में डालने पड़ते हैं। और कैश अकाउंट हम नहीं बना रहे, इसलिए कैश अकाउंट का इफेक्ट नहीं डालना है। तो बेसिकली हमारा जो अकाउंटिंग में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड था उसी का बेस्ट वर्जन है, उसमें हमको कुछ अकाउंट जो नहीं बनाए हैं उनका इफेक्ट नहीं डालना है, लेकिन जो अकाउंट बनाए उनका इफेक्ट डालते जाने का है। राइट, ऑल फिनिश, यस। नाउ लेट्स द टोटल। पहले ब्रांच स्टॉक बताइए कितना आता है बैलेंस, टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस 6,92,000 टोटल बता रहे हैं बच्चा पार्टी। वह सब चेक कर लेना फ्रेंड्स। फिर कितना आता है 24,000 बैलेंस आता है। ये ब्रांच पीएनएल में ले जाइए, क्या लिखेंगे, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट कितना हुआ 24,000। राइट, ये देखिए यहाँ से आया 24,000 उठ के। राइट, फिर अभी कौन सा करेंगे, ब्रांच डेटर्स, इससे हमको क्या मिलेगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 432 या टोटल बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा 94,000। 94 डेटर्स का बैलेंस कहीं जाने वाला है नहीं, बस वैसे ही लिख दिया अपन ने। फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट टोटल लगाइए 1,32,000 टोटल, और 132 का बैलेंसिंग फिगर 1,05,600 इज द ब्रांच पीएनएल। राइट ना। क्यों ब्रांच पीएनएल, ब्रांच एडजस्टमेंट का जो भी बैलेंस आता है सब ब्रांच पीएनएल में जाता है। लिख दो, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको हम लोडिंग बोल सकते हैं। कितनी आई है 1,05,600, 1,05,600। जो पहले वाला सम था ना, अगर उसको आपको ऐसे करना होता तो ऐसे लोडिंग को ट्रांसफर करके ब्रांच स्टॉक एक्सपेंस को ट्रांसफर करके एक्सपेंस तब आके प्रॉफिट आता। उन लोगों ने इसका लोडिंग का इफेक्ट नहीं डाला, जो पिछला सम की बात कर रहा हूं मैं 7 नंबर की। राइट ना, ठीक है। बताइए ब्रांच एक्सपेंस कितना हो गया, इसको भी ब्रांच पी में डाल देते हैं 94,000। क्या लिख देंगे, टू ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट कितना है 94,000। दैट्स ऑल। राइट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल अकाउंट, या बोल सकते हो ब्रांच का नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट आ गया बता दीजिए। टोटल 35,600 बैलेंस बच रहा है ऐसा बता रहे हैं लोग। टोटल बता दीजिए 129,600 इज द टोटल। ओके, सो ब्रांच पीएनएल आ गया 35,600। अंडरस्टूड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इनका प्रॉफिट क्या आया है, स्टॉक अकाउंट है ये, ब्रांच एक्सपेंस आ गया, ब्रांच पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट आ रहा है 35,600। इतना ही आया हमारा भी, बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, यही प्रॉफिट हमारा है। राइट, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। Arnold of Delhi trade in ghee and oil. It has a branch in Lucknow. He dispatched tins of oils 25 tins of oil 1,000 per tin and 15 tin of ghee 1,500 per tin on 1st of every month. अच्छा, तो दिल्ली की जो है घी एंड ऑयल में काम करते हैं, उनकी ब्रांच है लखनऊ में। मतलब दिल्ली हेड ऑफिस है और लखनऊ में ब्रांच है, और हर महीने 25 टन
ऑयल 1000 पर टन के हिसाब से और 15 टन घी 1500 पर टन के हिसाब से हम भेजते हैं, ठीक है। द ब्रांच इनकर्स सम एक्सपेंडिचर विच इज मेट आउट ऑफ इट्स कलेक्शन, दिस इज एन एडिशनल टू एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस। ओके, मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ब्रांच इनकर्स सम एक्सपेंस, कुछ एक्सपेंस करती है ब्रांच वो खुद, और जो हेड ऑफिस देता है उसके अलावा एक्सपेंस है वो। हाँ तो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, फॉलोइंग आर द अदर डिटेल्स। परचेज, परचेज ऑब्वियस दिल्ली, और दिल्ली मतलब हेड ऑफिस है ये, दिल्ली जो है वो एचओ है, ये ब्रांच है, ठीक है ना। परचेज घी ऑयल इतना, डायरेक्ट एक्सपेंस इतना, एक्सपेंस पेड बाय एचओ ब्रांच के इतना, सेल दोनों ने इतना किया घी और ऑयल का, ठीक है। फिर कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग कैश सेल, ये हमको डेटर से मिला है कि ब्रांच की बुक में दिया हुआ है, लखनऊ द ब्रांच, ठीक है। रेमिटेंट बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ओहो, माने ये जो कलेक्शन हुआ है और जो रेमिटेंस है वो अमाउंट सेम होनी चाहिए, बट नहीं हो रही है। इसका मतलब कैश अकाउंट इस बार बनाना पड़ेगा हमको। जैसे लास्ट टाइम हमने सीखा था, याद है, उसने बोला नहीं था हम क्या उसे कैश अकाउंट बना दे, बट इस बार उसने भेजा कम है और कलेक्शन ज्यादा किया है, इसका मतलब हमको एक बार कैश अकाउंट बनाना चाहिए, ठीक है। लेट डू, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस एज ऑन दिल्ली में, ये देखो ये एचओ के यहाँ पे बैलेंस है, क्योंकि ब्रांच तो कुछ मेंटेन कर ही नहीं सकता ना यार, इंडिपेंडेंट ब्रांच है भाई, नहीं डिपेंडेंट ब्रांच है, तो डिपेंडेंट ब्रांच में तो कर ही नहीं सकता ना ब्रांच तो, राइट, ठीक है। तो स्टॉक है घी ऑयल का इतना, डेटर्स है, कैश इन हैंड है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। फिर लखनऊ का, ये ब्रांच का आ गया। बैलेंस एज ऑन स्टॉक का दिया हुआ है, डेटर्स का दिया हुआ है, कैश ऑन हैंड दिया हुआ है। कैश ऑन हैंड एक जगह मिसिंग है, क्यों, क्योंकि हमको बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर फर्नीचर फिटिंग्स ब्रांच के यहाँ पे भी है, प्लांट मशीनरी भी ब्रांच के यहाँ पे है, ठीक है। देखते हैं, वैसे तो दिया नहीं है, आई थिंक डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, हाँ डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, कैश ऑन हैंड का तो दिया हुआ है, और फर्नीचर फिटिंग्स का भी दिया हुआ है, और प्लांट मशीनरी इसके यहाँ पे है नहीं, इसके यहाँ पे इधर भी डैश लगा दो, ऐसा चेक करें, ठीक है। एडिशन टू प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1/1/2011 6,02,750, मतलब हमने 1/1/11 को 6,02,750 का और प्लांट मशीनरी परचेज कर लिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस बार अपन को देखा जाए तो उसने ब्रांच के साथ में डेटर्स की एचओ की इंफॉर्मेशन भी दी है, ब्रांच के साथ में एचओ की इंफॉर्मेशन भी दी है। लेट्स सी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिटिंग्स एट द रेट ऑफ 10% एंड प्लांट स्लैश मशीनरी 15% ऑलरेडी एडजस्टेड इन द अबव फिगर। अच्छा, माने जो फलन दिया हुआ है वो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग है ये सब, तो अच्छी बात है भाई। द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये बहुत बड़ा कॉमन है फ्रेंड्स। देखो जब आफ्टर चार्जिंग वाले कमीशन की बात आए तो पहले आपको पता है कि प्रॉफिट निकालो, वो प्रॉफिट इंक्लूडिंग मैनेजिंग कमीशन इंक्लूड है, उस प्रॉफिट में ऐसा मानो मैनेजर कमीशन इंक्लूड, उसने एक्सक्लूडिंग बोला है तो वो 110 के बराबर है, तो 10 कितना होगा। हमने कई बार तो किया यार, जब प्रॉफिट इंक्लूड होता है, कॉस्ट पे प्रॉफिट लगाते हैं और इनवॉइस प्राइस दिया होता है तो हम क्या करते हैं, इनवॉइस कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 में कॉस्ट को उसको प्रॉफिट को और ऐड करते हैं जो कॉस्ट में हुआ है। सपोज कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 20% कमाया, तो इनवॉइस प्राइस 120 की हुई। अब इनवॉइस प्राइस ही दिया हुआ है तो 120 इतना है, तो 20 कितना, 100 कितना, जो भी निकालना है वो निकाल दो। समझ आया कि नहीं, जो भी तक करते आ रहे हैं हम, राइट। यहाँ पे उसने कमीशन के लिए ऐसा बोल दिया था, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, अरे कैसे कंफ्यूज जाएंगे भाई, वो जो प्रॉफिट निकलेगा उसमें 10% कमीशन भी इंक्लूड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Whereas the general manager is entitled to 10% commission on overall company profit after charging such commission. ओके, ये जनरल मैनेजर जो है ना वो अलग से आएगा, वो एक्चुअल में जनरल पील में जाएगा, ये ब्रांच के यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है ना। ब्रांच मैनेजर स्पेशल कमीशन लेता है, उसको देंगे अपन, उसका खर्चा मानेंगे, ठीक है। जनरल मैनेजर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ, जनरली एक्सपेंस इनकर बाय एचओ 24,000, ठीक है। ये सारे खर्चे हमारे जनरल पीनल के हैं फ्रेंड्स। इस बार जनरल पीनल भी मांगेंगे। जनरल पीनल मतलब जानते क्या होता है, ब्रांच का प्रॉफिट, ब्रांच लखनऊ ब्रांच और भी 10 जगह होगी, सबका प्रॉफिट इकट्ठा करो
उस जनरल पीएनएल में ले जाओ, उसमें सारे कॉमन खर्चे इकट्ठे डाल दो, आ गया प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स एंड ऑल्सो प्रिपेयर द एनुअल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजेक्शन। माने फ्रेंड्स, हमको बनाना है ब्रांच का अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक एंड ऑल्सो प्रिपेयर द एनुअल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजेक्शन। तो एक टाइप का देखा जाए तो फ्रेंड्स, अभी ये हमारी इंडिपेंडेंट ब्रांच का जैसा क्वेश्चन पूछ लिया उसने, राइट। सो हम लोग प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट बोला है, तो ब्रांच अकाउंट तो स्टॉक डेटर्स मेथड में, डेटर्स मेथड नहीं बनती है ना, कि स्टॉक डेटर में बनती है, डेटर्स मेथड में बनती है। तो डिपेंडेंट मानना है तो फिर हम वही करेंगे, क्योंकि ब्रांच ही मेंटेन, एचओ ही मेंटेन कर रहा है, ब्रांच तो कुछ मेंटेन कर नहीं रही है। तो प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक, तो हम इस ब्रांच अकाउंट को कैसे मानेंगे, लाइक अ डेटर्स मेथड से पूछा है। समझा, कौन सा मेथड है, डेटर्स मेथड है। फिर बोला है ऑल्सो प्रिपेयर द एनुअल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजेक्शन, क्योंकि ब्रांच का प्रॉफिट हमको अलग से पता चल जाएगा, तो हम सीधा उसका प्रॉफिट का नेट प्रॉफिट जनरल पीएनएल में डाल देंगे। तो एक्स्ट्रा में एक जनरल पीएनएल और बनाना है, तो हम बोल देते हैं एनुअल का जनरल पीएनएल बनाना है, उसके अलावा एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है, वो एक्स्ट्रा है हमारी तरफ से, एंड जनरल पीएनएल। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमको कैसे इन्वॉल्व किया जाए, तो देखो सबसे बड़ी बात तो इसमें ऑयल घी करके दो कंपनियां, मतलब दो प्रोडक्ट बना दी, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अरे क्या फर्क पड़ रहा है, ऑयल घी है तो ऑयल घी रहने दो, स्टॉक दो बार लिख देंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है बच्चों को, वो क्या आता है, इसमें ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ मांगा है, तो ये ब्रांच क्या पर्सनल अकाउंट है क्या, अरे वो इंडिपेंडेंट ब्रांच में होता है, जब ब्रांच भी अकाउंट मेंटेन करती है और एचओ भी अकाउंट मेंटेन करता है। यहाँ तो सारे जो मेंटेन अकाउंट है वो एचओ ही कर रहा है, तो इसके लिए ब्रांच अकाउंट का मतलब है डेटर्स मेथड, ये आपको समझना है। अब इसके अलावा कैसे करने का है, तो डेटर्स मेथड हमको पता है। अब हम जब डेटर्स मेथड से सम करेंगे तो ब्रांच के सम के टाइम पे ब्रांच वाला कॉलम ही देखेंगे। ब्रांच हमारी कौन है, लखनऊ है कि दिल्ली है, हाँ लखनऊ है, दिल्ली तो हेड ऑफिस है, वेरी गुड। तो सब कुछ लखनऊ के यहाँ बनाने का है, कैसे नहीं, सब कुछ लखनऊ के ट्रांजेक्शन के लिए बनेगा, लेकिन बनेगा इन द बुक्स ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली हेड ऑफिस के यहाँ बुक बनेंगी और ब्रांच लखनऊ की बनेंगी। तो पहले हम ब्रांच अकाउंट यानी कि डेटर्स मेथड से ब्रांच को हल करेंगे, उसके बाद में दिल्ली का भी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना देंगे, क्योंकि उसने बोला है एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजेक्शन। ऑब्वियस बात है, ब्रांच को ट्रांजेक्शन क्यों लेंगे, तो ब्रांच का प्रॉफिट आएगा उसका क्या करेंगे, अरे उसको जनरल पीएनएल में डाल के फिर अपन जनरल पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, सबको मिक्स करके, जिससे पता चलेगा कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया। अंडरस्टूड, वेरी गुड। तो चालू हो जाइए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर कितना है, 13.26। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ दिल्ली हेड ऑफिस फिजिकल बुक एक मेरे को दे देना, इन द बुक्स ऑफ दिल्ली हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट, कौन सी ब्रांच है फ्रेंड्स, ब्रांच का नाम लखनऊ, ठीक है। फिर डेटर्स अकाउंट, बस। आगे का हम जब दिल्ली का चालू करेंगे तब बनाएंगे, ओके। लखनऊ ब्रांच अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या क्या बैलेंस दिया हुआ है फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक में दो बनाएंगे हमेशा अपन, घी और ऑयल, घी और ऑयल। घी कितने का है ब्रांच में, हाँ 17,000। अच्छा, इनवॉइस किस पे बेचती है ये, गुड्स आर सेंड एट हेड ऑफ डिस्पैच 25 टन ऑफ ऑयल 1000 पर टन एंड 15 टन घी 1500 पर टन। तो भी टन कितने हैं पूरे बताए कहीं पे, ये तो इतना भेजते हैं अपन उनको, बट प्राइस कितनी है वो नहीं बोला है।
तो मंथ वाइज हमको ये पता है कि कितने गुड्स सेंड कर रहे हैं और गुड्स सेंड के हिसाब से प्राइस पता है, बट ये प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड है कि नहीं है ऐसा कुछ पता है क्या? तो ये इनवॉइस पे है कि कॉस्ट पे है सारी फिगर? हाँ, तो कुछ ना बोले तो हम कॉस्ट पे ही मानते हैं ना, क्यों अपना दिमाग लगा रहे हैं, राइट? तो स्टॉक बता दीजिए पहले, अगर कुछ कहीं मिल गया इन्फॉर्मेशन तो अपन लिख देंगे एक बार। हाँ, 17,000 एंड 27,000 अपन को ब्रांच के यहाँ देखने का है फ्रेंड्स, वेरी केयरफुल। कितना हो गया? 44,000। फिर बाय क्या लिखेंगे? बैलेंस या ब्रांच का बैलेंस कैरी डाउन, ये लिख देते हैं अपन ऐसे ही अभी रेफरेंस के लिए हमारा, ठीक है ना, क्योंकि साथ में दिया है ना इसके लिए। स्टॉक घी का और ऑयल का 13,250 और 44,750 कितना हो जाएगा? 58,000, ठीक है। फिर डेटर्स का भी लिख दीजिए बैलेंस। टू डेटर्स 75,750। फिर डेटर्स, ये अपन बाद में लिखेंगे इसकी अमाउंट जब डेटर्स का बैलेंस आ जाएगा तब, राइट? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ ओपनिंग लिख देते हैं, ओपनिंग है इसके लिए, क्लोजिंग नहीं है तो बाद में लिख देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। बाय बैलेंस कैरी डाउन, वो अपन को पता नहीं है अभी, राइट? फिर फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इसका भी आप बोलोगे तो कैसे इन्फॉर्मेशन डालेंगे? तो फर्नीचर फिटिंग्स को हम लोगों को इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेना है उनके ऊपर, राइट? तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा? अपने आप हो जाएगा, डोंट वरी। फर्नीचर एंड फिटिंग जो भी बैलेंस बचा है ना सब लिख देने का इसमें, क्योंकि अपने आप ओपनिंग बैलेंस ज़्यादा होगा, क्लोजिंग कम होगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया ना अपने आप ही। हम क्यों दिमाग लगाएं डेप्रिसिएशन कितना लगाने का है? उसने ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है, 7540। फिर टू प्लांट एंड मशीनरी कितने का है? कुछ नहीं है। अच्छा, प्लांट मशीनरी कुछ नहीं है, तो ये क्या है? 6270। अच्छा 6270 है फ्रेंड्स, कैश ऑन हैंड है ये तो कैश ऑन हैंड अपन को अकाउंट बनाना पड़ेगा एक। फर्नीचर एंड फिटिंग्स है 6270, 6250, राइट? एक कैश अकाउंट और बनाना पड़ेगा। रीजन क्या है फ्रेंड्स? कैश अकाउंट इस बार हमको उसने बैलेंस दिया हुआ है। नॉर्मली डिपेंडेंट ब्रांच में कैश अकाउंट नहीं बनता है, बट यहाँ बनाएंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7540 बाय बैलेंस कैरी डाउन 12,350, ठीक है ना? हिसाब किताब रखेंगे इसके लिए बना रहे हैं। प्लांट मशीनरी तो नहीं है। कैश का बैलेंस भी लिख दीजिए 7540। फिर फर्नीचर, ये सब टू नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, अंदर ओपनिंग बैलेंस लिख दिए बस, अलग से मत लिखो आप टू। फिर फर्नीचर कितने का है वो क्लोजिंग? 5625, राइट? एंड कैश बैंक कितने का है? 12,350, राइट ना? ओके, डेट्स का बैलेंस हम लोग ढूंढेंगे अभी, डेट्स अभी पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। सारे बैलेंसेस लिख दिए, क्लियर? ओके। एडिशन टू प्लांट मशीनरी ऑन 1/1/2011 इज 6 लाख। वो प्लांट मशीनरी तो हेड ऑफिस के यहाँ पे आएगा, यहाँ तो आएगा ही नहीं। नाउ परचेज तो इसने किया नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस रूल किए हैं, नहीं डायरेक्ट एक्सपेंस भी नहीं किए हैं, एक्सपेंस पेड बाय एचओ ऐसा लिखा है। तो टू सन्ड्री एक्सपेंस पेड बाय एचओ, आप चाहो तो कैश बैंक लिख सकते हो डायरेक्टली, 14,250। खाली ब्रांच का कॉलम देखो। हाँ फ्रेंड्स, मैंने ओपनिंग बैलेंस क्यों लिखे? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस अलग से दिए थे। अब मैं वापस लाइन पे ही आ गया, हर एक लाइन में चल रहा हूं मैं अभी, ठीक है? फिर सेल, तो बाय सेल, बट सेल तो लिख नहीं सकते हम लोग, ब्रांच अकाउंट है ना। यस, रेमिटेंस लिखेंगे, वेरी गुड। रेमिटेंस टू एचओ, कितना कितना आएगा रेमिटेंस टू एचओ? तो उसमें बोला है रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस इज 6,13,250, जबकि कलेक्शन अलग हुआ है। हाँ, ओवरऑल
कलेक्शन अलग हुआ है तो अपन इस कैश अकाउंट में लिख देते हैं सीधा सीधा, कलेक्शन एंड कैश सेल। कितने का हुआ? 6,47,330 का। और बाय रेमिटेंस कितना है? 6,13,250 का। अब इससे हमको कैश सेल कितना है, क्रेडिट सेल कितना है, वो सब पता लगाना है। बट हाल फिलहाल के लिए क्या करना है, हमको ये पता चल गया हाल फिलहाल के लिए कि कैश अकाउंट में इतना हमको ऊपर नीचे हुआ है, और जो डेटर्स अकाउंट ब्रांच अकाउंट होता है उसमें हम लोग रेमिटेंस ही लिखते हैं, और रेमिटेंस इतना ही किया है। अब कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कम है तो उसके थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा अपने आप, डोंट वरी एट ऑल। समझ आया? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रेमिटेंट टू एचओ लिखते हैं ब्रांच अकाउंट में जब हम डेटर्स मेथड फॉलो कर रहे होते हैं, तो बराबर ना। आप ब्रैकेट में लिख भी दो ऑन डेटर्स मेथड, ठीक है ना। तो बाय रेमिटेंस टू एचओ हो गया है, हमारे डायरेक्ट लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, दैट्स ऑल, खत्म हो गया है। तो अब कैश सेल का पता चल सकता है क्या? तो कैश सेल क्रेडिट सेल का अगर पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमको डेटर्स कितने का कलेक्शन हुआ है वो पता चल जाएगा। लेट्स सी आगे क्या लिखा है। ये सब बैलेंसेस दे दिए हैं। फिर आगे लिखा है रेट ऑफ डेप्शन फर्नीचर एंड फिटिंग 10% एंड प्लांट मशीनरी 15%, ऑलरेडी एडजस्टेड इन द अबव फिगर। तो जो डेप्रिसिएशन है उसमें ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कुछ परचेज तो नहीं किया है। एक बार देखें जरा, 6250, क्योंकि फर्नीचर परचेज किया होगा तो हमको हो सकता है कुछ दिखाना पड़े अलग से कि परचेज किया है फर्नीचर, तो कैश में दिखाना पड़ जाए। लेकिन लेट्स सी कितना फर्नीचर फिटिंग पे 10% लेस 10%, तो 5625 होता है। ये देखो मैंने ये बैलेंस पता लगाया, ये है फर्नीचर फिटिंग का 6250 है ओपनिंग बैलेंस। देखो मेरा जो सर्कल दिख रहा है आपको, और क्लोजिंग है 5625। तो आप 10% डेप्शन लेस करोगे ना, अपने आप तुम्हारा बैलेंस नेट आ जाएगा सही। कुछ समझ आया कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ, हमको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जो डेटा अपना हेड ऑफिस का अगर बुक्स बनाएंगे कुछ, तो वहां जरूरत पड़ सकती है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडरस्टूड? अगर हेड ऑफिस के लिए कोई जरूरत पड़ेगी तो लेट बी सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 10% कमीशन। तो टू ब्रांच मैनेजर कमीशन, अब कौन पे करेगा इसको? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वेयर इज द जनरल मैनेजर। अब हम ही पे करेंगे ऐसा मानते हैं अपन लोग, क्योंकि पे कौन करेगा और, ठीक है ना। एक्सपेंस पेड बाय एचओ तो यही है, और ब्रांच मैनेजर की सैलरी भी हम पे करेंगे। तो ब्रांच मैनेजर सैलरी, इसके लिए वर्क नोट नंबर 1 बनेगा। ठीक है, अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस अभी तक नहीं मिला है, तो जब तक वो नहीं मिलेगा हमारा काम नहीं होने वाला है। सेल क्रेडिट कितनी हमको पता है, घी और ऑयल की। अच्छा, सेल हमने इकट्ठे लिखी है कि एक एक लिखी है? सेल तो लिखते ही नहीं है, बट सारा सेल क्रेडिट बेस पे है कि कैश बेस पर है फ्रेंड्स? फर्स्ट एवरी मंथ द ब्रांच इनकर सम एक्सपेंडिचर ऑन मेट आउट द कलेक्शन which is met out of its collection। ठीक है, this is the additional to expenditure directly paid by the head office। ठीक है, और ब्रांच मैनेजर को कौन पे करता है हमको नहीं पता है, तो इनडायरेक्टली हम ऐसा मानेंगे ब्रांच मैनेजर को भी जो खुद है या तो एचओ भेज देता है, उसका जमसन लिख देंगे अपन एक, ब्रांच मैनेजर को कौन पे करता है वो सब ठीक है। लेकिन अब ये बताओ यहाँ पर जो सेल है वो क्रेडिट है कि कैश है? कुछ मेंशन है कहीं पे भी? अगर देखो पूरा कैश सेल होता तो डेटर्स होते नहीं हमारे, तो पूरा क्रेडिट सेल होना चाहिए। लेकिन उसने क्या बोला है, कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग कैश सेल, इसको मतलब कैश सेल भी कुछ ना कुछ है। तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि सारी क्रेडिट सेल है, और ऐसा भी नहीं मान सकते कि सारी कैश है, दोनों मिलाकर है। तो एनीवन कैन गाइफिकेट मी और गिव मी द आंसर कि कितना मेरा क्रेडिट सेल होना चाहिए और कितना मेरा कैश सेल होना चाहिए? कोई बता सकता है? एनी आइडिया? क्योंकि यहाँ पर
उसने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि कैश सेल क्रेडिट सेल का अमाउंट अलग अलग दे दिया हो. ही हैड मेंशन ओनली सेल्स, नथिंग मेंशन अबाउट कैश सेल. तो फिर कहाँ से ढूंढ सकते हैं? एनीवन हैव एनी आइडिया? कैसे निकाल सकते हैं? अंडरस्टूड? तो फ्रेंड्स काफी सारे बच्चे ने कुछ कुछ आंसर दिए हैं. एंड में फ्रेंड्स आंसर ये है कि नॉट पॉसिबल. रीजन हम कहाँ से पता लगा लें यार? तो हम क्या जम्पसन करेंगे कि भाई सारा क्रेडिट सेल ही है, क्योंकि सारा कैश तो मान नहीं सकते हैं. डेटर्स कहाँ से आ गए फिर? और वो जो कैश लिखा है इंक्लूडिंग सेल, इंक्लूडिंग क्रेडिट सेल, इंक्लूडिंग कैश सेल, उसको इग्नोर करना पड़ेगा, उसको रॉन्ग लिखना पड़ेगा. बोलेंगे भाई वो नहीं है तुम्हारी कैश सेल, या है तो बताओ ना कैसे निकालें. हाँ, कई बच्चों ने मॉड्यूल देखे, बोले सर उसमें भी उन्होंने ऐसे ही कर रखा है, पूरा क्रेडिट सेल ही मान रखा है. अब पूरा क्रेडिट सेल मान रखा है तो हाउ यू कैन कंसिडर कि वो कैश भी है? तो उन्होंने वो गलत लिख दिया है. कोई बात नहीं है, ठीक है. हो सकता है एचओ में कैश सेल हो, ठीक है ना, बट नो प्रॉब्लम. हमको क्या करना है, पूरी क्रेडिट सेल मान लीजिए, यहां पे पूरी लिख दीजिए फ्रेंड्स. क्रेडिट सेल अज्यूम फुल. इसमें घी कितना है और ऑयल कितना है बता दीजिए जरा. 342 750, 315 730 ऑयल है, ठीक है. फिर बाय कलेक्शन भी पूरा उनसे ही हुआ है, ऐसा मानेंगे. 647 330 का कलेक्शन हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि पूरा क्रेडिट सेल है तो पूरा कलेक्शन भी डेटर से आया है. कैश का सेल है ही नहीं तो कलेक्शन कहां से आएगा, राइट ना. ओके. अब गुड्स सेंड टू ब्रांच वगैरह नहीं दिया हुआ है तो फ्रेंड्स उसका उन्होंने स्टार्टिंग में लिख दिया है. हमको वैसे ही देखना पड़ेगा गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना होगा. तो दे से कि ये किस मंथ का है, ऐसा कुछ बोला है. फॉलोइंग आर द अदर डिटेल फॉर द मंथ या फॉर द ईयर. फर्नीचर हियर डिस्पैच 25 टन ऑयल 1000 पर टिन एंड 15 टन घी 15,000 पर टिन. अच्छा, ऑन 1st of every मंथ का बोला है फ्रेंड्स. प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक एंड ऑल्सो प्रिपेयर द एनरोल्ड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजेक्शन. एडिशनल टू प्लांट ऑन 1/1/11 इतना दिया हुआ है. There is any mention where they had mentioned it is for 1 month or it is for year? No, that they send every month. That they mention that they send first. तो 12 मंथ का लेना पड़ेगा ना, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, घी को लेते हैं कि एक महीने में हम 25 टन भेजते हैं इंटू 1000 का 1 टन है और इंटू 12 महीने, ठीक है. मतलब 12 महीने का है बेसिकली, कहीं लिखा नहीं है तो हम 12 महीने का जूम कर रहे हैं. अभी वो भी सब करना ही पड़ेगा ना, क्या करें. और 15 टन ये 1500 के भाव का है. ऑयल महंगा है? नहीं, उल्टा लिखा है उन्होंने, पहले घी लिख दिया है. ये ऊपर वाला ऑयल है, 25 टन ऑयल है और एक घी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं. इनटू ये कितना है फ्रेंड्स, 12 महीने. ये भी 12 महीने है. कितना हो जाता है बता दीजिए जरा. 25 ऊपर वाला 3 लाख का हो गया, ठीक है. $2,70,000. ओके. सो ये सेंड हो गया गुड्स. कहां से? वहां से डिस्पैच हो गया, एचओ से डिस्पैच हो गया, राइट. फिर सारा खत्म. अब क्या है, क्लोज कर लीजिए. तो अभी इसका निकालिए बैलेंस, कितना बचता है डेटर्स का बैलेंस. हाँ, रेमिटेंस तो लिख दिया अपन ने पूरा का पूरा. अच्छा, बता दीजिए कितना आ गया. अच्छा, कैश में लिख रहे हो आप, कैश में रेमिटेंस भी लिख दिया है फ्रेंड्स हमने. लाओ टेल मी हाउ मच बैलेंस इन डेटर्स अकाउंट. 75,750 लगाइए टोटल जरा. $734,230. ओके. कितना है, 330 माइनस हो जाएगा ना. 647 330 कितना बचता है, 86,900. ये हमारे डेटर्स का बैलेंस बच गया. तो यहाँ लिख देते हैं 86,900. यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था ना. अब सब अज्यूम हमने कैसे क्रेडिट से ली किया है पूरा का पूरा, ठीक है. अब हमको ब्रांच मैनेजर का कमीशन निकालना है, उसके लिए वर्क नोट बनाते हैं, ठीक है.
अच्छा, ये जो डिफरेंस आएगा उसका हम क्या मानेंगे कि हमने कुछ खर्चा कर दिया है, राइट। तो पहले ब्रांच मैनेजर का कमीशन निकालते हैं अपने जरा। ब्रांच मैनेजर कमीशन, ठीक है। ब्रांच मैनेजर कमीशन कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? सो ब्रांच मैनेजर कमीशन के लिए हमको क्या करना है, एक बार पहले कैलकुलेट करना है कि हाउ मच दे आर गोइंग टू पे अस, बराबर। तो उसने क्या बोला है, 10% आफ्टर चार्जिंग ऑफ सच कमीशन। सो हम लिखते हैं ब्रांच प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना होता है, ब्रांच प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना होता है, पहले हम वो ढूंढते हैं। समझ आया? वेरी गुड। नाउ ब्रांच प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना होएगा, कमीशन बिफोर कमीशन कितना हो जाएगा, तो उसके लिए हम सारा टोटल लगा लीजिए और देखिए जरा ब्रांच का बैलेंस कितना आ रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, ब्रांच मैनेजर से पहले प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ पे। अब ये प्रॉफिट जो है ना, इसमें ये कमीशन नहीं अभी तक, ठीक है ना, बाकी का सब हो चुका है। बता दीजिए कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है फ्रेंड्स? 776 125, 776 125। कितना बैलेंस बचता है? ये बैलेंस मेरे को यहाँ नहीं लिखना है अभी, यहाँ मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा, बाद में वहां लिखूंगा, राइट। कितना है? 335। ये बैलेंस अभी, ये देखो मैं वापस बोलता हूँ, ये बैलेंस बिफोर मैनेजर रेम्युनरेशन कितना आ रहा है? 58,335। तो 58,335 इंटू, वेरी गुड, 10/110, क्योंकि मैनेजर कमीशन इसमें इंक्लूड है। यस, तो 58,335 इंटू 10 डिवाइड बाय 110, 5303, ठीक है। तो 5303 हम क्या मान लेंगे, हमारा खर्चा हो गया 5303। अभी किसने पे किया होगा, तो देखो अगर ब्रांच पे करती तो हम यहां लिखते ही नहीं, क्योंकि ब्रांच तो अपने एक्सपेंस कैश के थ्रू एडजस्ट हो गया वो, समझे कि नहीं। तो एचओ ने पे किया होगा ऐसा मान लेते हैं हम लोग, राइट। ओके, नाउ कितना बैलेंस बचेगा बता दीजिए जरा। $53,032 शुड बी द बैलेंस, दैट इज कैश प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, राइट। और ये एचओ ने पे किया है ऐसा बना के हम अज्यूम कर लेंगे, इसलिए कैश अकाउंट का बैलेंस भी हम खाली नाम के लिए लिखेंगे जरूर, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है। बैलेंस आ भी जाए तो भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस जो ब्रांच पे करता है वो एक्सपेंस इनडायरेक्टली कैश अकाउंट के थ्रू हमारे पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो हम क्या लिख देंगे, बाय, देखो डिफरेंस कुछ भी आ रहा है कैश अकाउंट में, तो कितना टोटल है, 654,870, ओके। $29,270 बाय ब्रांच एक्सपेंस, ये ब्रांच ने खर्चे किए, जो कि ब्रांच डेटर्स अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। रीजन इसका स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, याद है ना, क्योंकि ब्रांच एक्सपेंस कर रही है, उसका एक्सपेंस हमने बैलेंस के थ्रू ऑटोमेटिक पहुंचा दिया, तो जब ओपनिंग क्लोजिंग मैंने लेके गया तो ऑटोमेटिक पहुंच गया है वो। ओके, वेरी गुड। नाउ अब बनाना है हमको इन द बुक्स ऑफ, सभी एचओ बन रहा है दिल्ली, बट दिल्ली के अकाउंट बनाने हैं, तो हम दिल्ली का बनाएंगे अभी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर जनरल पीएल अकाउंट बनाएंगे। दिल्ली का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट वेरी वेरी इजी बनेगा, जैसा हम नॉर्मली करते हैं वैसे बनाने का है, राइट। सो टू ओपनिंग स्टॉक कितने का है, जरा बुक दे दीजिए मेरे को। जो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंसेस दिए रहे ना, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट नॉर्मल वाला बनाना है, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। कितना है ओपनिंग स्टॉक, तो घी का है 1,50,000, और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ जो इनवॉइस प्राइस है उसका कोई चक्कर ही नहीं है, राइट, ठीक है। फिर डेटर्स का बैलेंस आएगा नहीं, क्योंकि डेटर्स तो हमारे डेटर्स ट्रेडिंग अकाउंट में आती ही नहीं है ना फ्रेंड्स, कैश इन हैंड भी नहीं आएगा, फर्नीचर फिटिंग्स भी नहीं आएगा, खाली इनका डेप्रिसिएशन आएगा, राइट। तो हम लिख देते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स, कितने हैं 21,500 पे 10%, तो 2130। और प्लांट एंड मशीनरी पे कितना हो जाएगा, उन्होंने बोला है
3,07,250 का तो पहले से था, प्लस नया परचेज किया है 6,02,750 का, उसके ऊपर कितना परसेंट लगाते हैं कमीशन का चार्ज, कितना परसेंट करते हैं? 15%, 1,36,500। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, दोनों का टोटल लगाइए आप, 3,07,250 प्लस 6,02,750 माइनस 15%, राइट। तो 773 बैलेंस होना चाहिए, 773,500 बैलेंस है, मतलब आफ्टर 15% माइनस करके 773,500 बचना चाहिए, बराबर। तो उतना बैलेंस हमको दिखाना पड़ेगा, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, ये सारे हमने जो दिए थे इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन डाल दिया। अब टू ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज भी घी ऑयल कितना है 1475 और 2932, राइट। फिर एक्सपेंस पेड बाय एचओ, डायरेक्ट एक्सपेंस भी यहां पे आते हैं, बरोबर ना। कितने हैं डायरेक्ट एक्सपेंस? 383,275, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही आते हैं ना फ्रेंड्स। फिर सेल बाय सेल आउटसाइड, राइट ना, उसमें घी कितना बेचा है 18,46,350, ऑयल कितना बेचा है 27,41,250। फिर बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, वो भी यहां से गया होगा ना, क्योंकि हमारे यहां से दिखाना तो पड़ेगा, चला गया है। घी कितना भेजा था, ऑयल कितना भेजा था, जरा बताइए। ये देखो, ये रहा हमारे पास गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये रहा। कितना कितना है? घी है 2,70,000 और ऑयल है 3 लाख, राइट ना। तो ये हमारा सेंड किया है तो दिखाना तो पड़ेगा। तो घी वो कितना हो गया 2,70,000, ऑयल कितना हो गया 3 लाख, 5,70,000। ये भले कॉस्ट पर ही है फ्रेंड्स, हाँ, लेकिन दिखाना पड़ेगा। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला है उन्होंने? घी का है 3,12,500 और ऑयल का है 4,17,250, ठीक है, ओके। नाउ फ्रेंड्स, बैलेंसेस सारे डाल दिए। अब क्या, बस खर्चे हो गए, क्लोज कर दीजिए। पहले यहां ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिए, टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। फिर टू जनरल मैनेजर कमीशन यहां पे डालना है क्या? नहीं, जनरल मैनेजर कमीशन जनरल पीएल में डालेंगे अपन, ठीक है। निकालिए आप, जब तो प्रॉफिट निकालिए, जब तक मैं जनरल पीएल का तैयारी करता हूं। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें दोनों प्रॉफिट ट्रांसफर किए जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से? ब्रांच के और एचओ के, राइट। सो बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस और बाय एचओ प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रांच का प्रॉफिट लॉस हम निकाल चुके हैं, ये आया था 53,032, 53,032, राइट। और एचओ का कितना आएगा वो अभी आप बता दीजिए मेरे को निकाल के, जो भी आ रहा है वो कैलकुलेट कर लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर आगे का आएगा। कितना है फ्रेंड टोटल? 58,87,350, 58,87,350। बैलेंस कितना बचा फ्रेंड्स? 597,075, ओके। नाउ 597,075, 8 ऑप्शन लगा दिया हमने। ऑप्शन कितना लगाया? 10% फर्नीचर के ऊपर। कितना ऑप्शन फ्रेंड्स? 2150, ये 2150 है ना, 2150 और 316। तो 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल अकाउंट, ठीक है। कितना बच गया बता दीजिए फ्रेंड्स? 458,425। ये हो गया 597,075, 597,075। तो 458 ये आ गया एचओ का प्रॉफिट, वो यहाँ ट्रांसफर कर दो जनरल पीएनएल में। आप बोलोगे सर जनरल पीएनएल वहाँ पे भी बना सकते थे,
बना सकते थे, लेकिन अभी उसने स्पेशली मांगा है अलग, तो अलग बनाओ ना यार, ठीक है। नाउ जनरल पीएल के लिए क्या क्या खर्चे हैं उसके, देखो उसने बोला है जनरल मैनेजर एंटाइटल टू 10% कमीशन ऑन ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो पहले तो कमीशन लिख दो, कमीशन टू जनरल मैनेजर, ठीक है ना। अब 10% चाहिए उसको, तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे इसका अपन, और थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं इसको। ओके, और कुछ है, जनरल मैनेजर ऑल्सो एंटाइटल टू सैलरी, सैलरी लिख दो भाई, सैलरी टू जनरल मैनेजर 2000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने कितना हो जाएगा, 24,000, ठीक है। फिर जनरल एक्सपेंस भी दिए हुए हैं, तो टू जनरल एक्सपेंस 24 के वो भी दिए हुए हैं, मतलब जो खर्चा हुआ है वो अपन को सीधा लिख देने का है। अब जरा प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है, तो टू नेट प्रॉफिट आएगा, बट उसके लिए हमको मैनेजर कमीशन चाहिए, तो वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ जनरल मैनेजर कमीशन। पहले नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना होगा, ये देखो, ये टोटल लगा के जरा नेट प्रॉफिट निकालो कितना आता है, 24 माइनस कर देना, एक्सेप्ट दिस। तो आप ऐसा मान लो प्रॉफिट निकालना है, ये खर्चा नहीं है अभी, ये जो मैनेजर कमीशन का खर्चा है वो नहीं है अभी, अब पहले अपन प्रॉफिट निकाल लेते हैं एक बार, कितना आएगा, तो टोटल लगा दो जरा इसका, 5,11,457, 5,11,457, 4,63,457 बैलेंस बच रहा है बिफोर कमीशन, ये मैंने इनर साइड लिखा है इसलिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 457 के ऊपर 10/110, 10% ये ना बराबर, तो 4,63,457 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110 कितना हो जाएगा, 42,132, ये हो गया मैनेजर कमीशन, लिख दो 42,132, वर्किंग नोट नंबर 2। समझा कि नहीं, ये प्रॉफिट निकाला जरूर है मैंने, बट वो प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर कमीशन हटा दिया मैंने, तो उसका हटाने के बाद कितना बच गया, तो माइनस करके अपन ने देख लिया कितना बच गया अभी प्रॉफिट हमारा, 463, 457, 463, अच्छा 463 तो पहले से था, आफ्टर माइनस करने के बाद कितना बच रहा है, 421,325, अंडरस्टूड, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स ये जनरल पीएल अकाउंट बना दिया अपन ने, जिसमें अपन ने मैनेजर का कमीशन स्पेशली कैलकुलेट किया टोटल प्रॉफिट पे, तो अपने ब्रांच का प्रॉफिट भी लेके आ गए और एचओ का प्रॉफिट भी लेके आ गए, उसके ऊपर हमने लगा दिया, अंडरस्टूड। तो जनरल पीएल को हमेशा अलग ही बनाओ, भले बुक ने साथ में बना दिया हो कोई बात नहीं, यू शुड मेक सेपरेट, अंडरस्टूड, पक्का। कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो जस्ट जनरल कॉन्सेप्ट बेस है फ्रेंड्स, उसने क्या किया है, एचओ के ट्रांजेक्शन देखो उसको डिफिकल्ट बना दिया है, अदरवाइज सब में कुछ बड़ी बात नहीं है, ब्रांच का तो एज यूजुअल ही है। अब घी ऑयल 2 बना दिए तो लोगों को लगता है 2-2 सेल होगा, अरे 2-2 क्या, लोगों के 100-100 सेल होते हैं, 1000-1000 प्रोडक्ट होते हैं लोगों के, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, राइट। और एचओ का अकाउंट अलग से बना के एचओ का जो एक्सपेंस है वो उसमें डाल दो, बाकी जो कॉमन एक्सपेंस उसको जनरल पीएल में जाके हम एनुअल प्रॉफिट निकाल देंगे, हालांकि एचओ का ही प्रॉफिट है सारा का सारा, जनरल पीएल भी एचओ का ही है, तो हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा और सम थे जो मैंने प्रैक्टिस की डिपेंडेंट ब्रांच की, इसके अलावा बाकी के जो क्वेश्चन है आई थिंक एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, इजी है, कई बच्चों ने कर भी लिया है, यू ट्राई। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, दिस इज योर फ्रेंड मेंटर CA मनोज गुप्ता, बाय बाय।